आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने पिछले कई दिनों से मैं लगभग 1 मंथ से मैं केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखी हों तो आप प्लेलिस्ट में विज़िट करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और बूस्ट कर सकते हैं। वैसे तो कल मैंने आप लोगों से बोला था कि कल मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो लाया था उसमें जो है अ से लेके अहा तक जो है गीत के माध्यम से बच्चों को कैसे लर्न करवाएंगे अ से लेके अहा तक स्वर और अयोगवाह दोनों को। वो मैंने आप लोग को बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोग देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और आज मैं जो थी क से लेके ज्ञा तक जो व्यंजन हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि कई कैंडिडेट्स को कुछ डाउट्स रह गए हैं मन में जो वर्णमाला से रिलेटेड हैं, तो मुझे लगा पहले मैं उस पर वीडियो ले आऊँ ताकि वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। इस वजह से आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि नेक्स्ट जब हम करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। मेरे कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। पहली बात तो हम ऐसा नहीं है कि हम हिंदी के टीचर हैं इसलिए पूछी जाएगी, क्योंकि हम हिंदी के हैं नहीं स्पेशली, लेकिन हम हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और ईवीएस तीनों के हैं और हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम जो है बच्चों को वर्णमाला का तो ज्ञान तो हमें ही देना है ना। जो भी टीजीटी या पीजीटी हिंदी लगेंगे उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप लोगों से और हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि हम पीआरटी के बच्चों को जो सिखाएंगे ना, सिखाने वाले हम ही हैं। छोटा आ बड़ा आ वर्णमाला को सिखाने की जिम्मेदारी हम पीआरटी टीचर्स की ही है। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चंस अगर वो अटकाना चाहेंगे और अगर आपके नॉलेज की डेप्थ चेक करना चाहेंगे और अगर आपको डेमो में फंसाना चाहेंगे या जो भी कह लीजिए, तो हिंदी में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहला स्टेप जो होता है, देखिए मैथ में गिनतियाँ इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। 1 से लेके 10 तक सिखा दी फिर आगे चलता जाएगा, वहाँ पे कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इंग्लिश में भी A to Z ABCD हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको भी आप करवा देंगे तो वहाँ पे भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। बस आपको डेमो वाला ABCD वाला गाना अगर आपको आता है तो सो गुड, और नहीं आता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर वो गाने के बारे में सीख सकते हैं और अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी कोई अटपटा सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आती है बात हिंदी की। एक तो हम ये हिंदी भाषी क्षेत्र वाले जो हिंदी की बेल्ट है, नॉर्थ वाले जो भी बच्चे हैं, तो हम लोग यूपी या आसपास के राज्यों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ से क्वेश्चंस पूरे पूरे पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए वर्णमाला की। इतनी डीप ना हो चलेगा, लेकिन जो सतही ज्ञान होता है वो तो कम से कम होना ही चाहिए कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, क्षिप्त क्या होते हैं। तो इन सब का और सबका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, सबका उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आप फिर से मैं कहूँगी कि आप प्लेलिस्ट में मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, बट मुझे लग रहा था कि कई कैंडिडेट्स को ये डाउट है तो मुझे ये वीडियो एक लेकर आना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जो है क से ज्ञा तक का भी एक गीत लेके आऊँगी और आपको वो तैयार कर लेंगे। वो अदर चीज़ है कि आप गीत नहीं सुना पाएंगे, एक बार चलेगा, लेकिन अगर वो आपसे उच्चारण स्थान या कुछ भी पूछ दें कि उच्छिप्त में अड़ा अड़ा अढ़ा में अंतर, तो या श श श में अंतर, तो वो चीज़ के लिए मैं आज वीडियो लेके आऊँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि अंग और अह क्या स्वर हैं। मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ, फिर इसके बाद मैं इस पे रिलेटेड वीडियो मुश्किल है लेके आऊँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उच्चारण स्थान पे वीडियो भले ही कभी एक लेके आऊँ, अदरवाइज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा, बट फिर भी क्या अंग और अह स्वर हैं? पहली बात तो अंग और अह को क्या कहा जाता है, तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग। यहाँ पे नीचे से इस वजह से दिक्कत हो रही है, आप इग्नोर करिएगा उसे, वहाँ नीचे लाइनिंग सी है इस वजह से यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है।
अयोगवाह कहते हैं इन्हें। क्या इन्हें स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है? मेनली वैसे तो हम जब स्वर और व्यंजन छोटे क्लास में पढ़ाते हैं तो स्वर की कैटेगरी में ही इनको रख देते हैं। आहा तक की स्वर होते हैं और क से ज्ञान तक व्यंजन। लेकिन जब आप, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं, तो आप अंग और आहा स्वर नहीं होते हैं, पूरी तरीके से स्वर नहीं होते हैं। उसका लॉजिक है, उसका रीज़न है, क्या है? क्योंकि देखिए अंग ये है अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। इग्नोर करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वजह से लिखते नहीं बनता है। विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग हैं। स्वरों की मैंने परिभाषा बताई थी, तो क्या कहा था? जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके बिना कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि के प्रयोग के, जो जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता ना लेनी पड़े। लेकिन ये तो सहायता ले रहा है ना, ये अ की सहायता ये अनुस्वार भी ले रहा है और अ की सहायता विसर्ग भी ले रहा है। तो इन्हें रख दे, और फिर इन्हें व्यंजन की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते? ये भी बात है। तो ना इन्हें स्पेशली ना स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है, ना ही व्यंजन की। क्यों? अयोग वह, इनका कोई योग नहीं है किसी से भी, ना स्वर से है ना व्यंजन से है। मतलब किसी में ये फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन हाँ, व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन के साथ लिख दिया जाता है। कैसे? व्यंजन की सहायता से कैसे? जैसे आ पे ये बिंदी लगी है, तो ये व्यंजन की सहायता हो गई ना, अ के साथ ही इसका अर्थ है, बिना अ के इसका अर्थ नहीं है। दूसरा, अह का भी अ के साथ अर्थ है, बिना अ के लगे हुए या बिना स्वर के इसका अकेले में अर्थ नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं मैम, क पे भी तो लगता है, कंपन लिखें या कंबल लिखें तो क पे भी तो लगता है, या अन्य व्यंजनों के साथ भी। लेकिन आपने का को जब आप तोड़ेंगे ना, तो का को तोड़ने से ये क और अ और फिर इसके बाद में ये अंग, इस तरह से ये तंग बनेगा, है ना। तो मेनली क के साथ नहीं, सॉरी, इसके नीचे हलंत लगा देंगे, तो ये क के साथ नहीं लगा है, ये अ के साथ लगा है। जब आप क को तोड़ेंगे, किसी भी व्यंजन में, हर एक व्यंजन में स्वर छिपा होता है, ये आप लोग को पता होगा अच्छे से। तो ये व्यंजनों की सहायता से नहीं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दोनों ही अयोगवाह। कौन कौन से? अंग और आहा। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये स्पेशली सिर्फ स्वर नहीं होते हैं, ना ही ये व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वर के साथ ही लगते हैं। इस वजह से इनको स्वर वाली कैटेगरी में ऊपर ओ, औ, फिर अंग और आहा को रख दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है अ से लेके ओ तक, औ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अंग आते ही प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होना वर्णमाला में शुरू होती है कि अंग और आहा क्या है। तो वैसे आपसे पूछे स्वर कितने हैं तो आप 11 बोलेंगे, लेकिन 2 और ये अयोगवाह हैं, तो कुल मिला के 13। अयोगवाह को प्योर स्वर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अकेले इनका जो है महत्व नहीं होता, या अकेले ये नहीं बोले जा सकते। किसी भी अक्षर पे चंचल लिखा है तो च में भी च और अ है, फिर अंग की बिंदी लगने से वो चन हुआ है। आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छे से, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब आगे चलते हैं, पहले इस वाले पे, क्योंकि क वाली लाइन में जो कंठ से जिसका उच्चारण होता है, क वाली पूरी पांचों अक्षर, उसमें जो पंचमाक्षर होता है क, ख, ग, घ, अंगा, इसे क्या बोलेंगे आप? अंगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, इसे अड़ा बोलें, इसे अड़ा बोलें, इसे अड़ा बोलें। जब बिंदी यहाँ पे लगी होगी तो इसे अंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंगा। ठीक है। क वाली कंठ का उच्चारण, मैंने उच्चारण स्थान कैसे ट्रिक से याद करेंगे ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का उच्चारण स्थान याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, जो परमानेंट याद रहेगा आपको। उसके बाद ये हो गया पंचमाक्षर। क, ख, ग, घ में दिक्कत नहीं होती है। मेनली पूछ सकते हैं कि भैया इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, इंटरव्यूअर पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। मुझे भी होती थी, आपको भी होती होगी। तो इसे क्या कहते हैं? अंगा। और इसे क्या कहते हैं? इया। इया, इसे क्या कहते हैं? इया। और ये किस वाली लाइन में आता है? दूसरी लाइन में। क, ख, ग, घ, अंगा। फिर उसके बाद क्या चलेगा? चा, छा, जा, झा, इया।
च छ ज झ इया, पंचमा अक्षर ये है इया। और फिर इसे क्या कहेंगे, टा ठा डा ढा अड़ा, ये अड़ा है। ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में डाउट होता है। तो ये अंगा है, ये इया है। तो ये क से लेके अड़ा तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। लेकिन फिर एक बात आ जाती है कि ये क्या है, ये क्या, इन सबको कैसे उच्चारित किया जाता है और ये हैं क्या। देखिए, ये तो ड है और ये ढ है। ड टा ठ ड ढ इया वाली लाइन में टा भी आता है और ठ भी आता है, ठीक है। ये तो अरे सॉरी, ये ड और ढ, ये ड है, ये आप कर लेते होगे, ये ढ है, ये भी कर लेते हो। अब ये क्या है, मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि ये जो है इया है। ये क्या है, सॉरी, ये अंगा है। ये अभी अभी मैंने ये बताया, ये अंगा है, ये दोनों सेम है। और ये ड के टाइप से 3 लेटर बनते हैं। हिंदी में 3 अक्षर होते हैं जो ड पे ही बनते हैं, लेकिन बिंदी अलग अलग लगने से या बिंदी ना लगने की वजह से वो अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे ये ड है, अगर ये बिंदी यहाँ पे लगी है तो उसे आप क्या बोलेंगे, अंगा। और अगर बिंदी यहाँ पे लगी है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, अड़ा। अड़ा, आपने बहुत से ऐसे ये दोनों उच्छिप्त क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। और बिंदी नीचे लगी होती है जिनके, उन्हें अगर ड पे नीचे बिंदी लगा दें तो अड़ा बन जाता है, और अगर ढ पे नीचे बिंदी लगा दें तो अड़ा बन जाता है। उससे रिलेटेड मैंने 2-4 वर्ड हर एक से लिख दिए। ये चीज़ें मैंने पहले से इसलिए लिखती थी ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट माइंड से स्किप ना हो जाए, प्लस वर्णमाला का सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। जो जो डाउट वाले पॉइंट्स होते हैं पूरी वर्णमाला में, उन सबको मैंने ले लिया है ताकि एक वीडियो में ये सारे कवर हो जाएं। देखिए, ये अड़ा है और ये अढ़ा है। जैसे पहाड़, फिर ये पेड़, तो ये अड़ा है। लड़का, तो ये सारे ये जो हैं ये अड़ा हैं। और लड़की, तो इस तरह से और भी वर्ड होते हैं। और भी शब्द, आप शब्द बोलिएगा जब आप, क्योंकि इंग्लिश का कोशिश करिएगा कि इंग्लिश के जो लेटर हैं वो ना या जो वर्ड हैं वो ना यूज़ हो हिंदी पढ़ाते टाइम। आप जब इंटरव्यू में होइएगा, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद ये अढ़ा है। अगर ड में बिंदी नीचे लग जाए तो अड़ा बन जाता है, और ढ में बिंदी लग जाए तो अढ़ा बन जाता है। जैसे कढ़ाई, पढ़ाई, बाढ़, है ना, पढ़ाई, सीढ़ी, चढ़ाई, और इसी तरह से कढ़ाई। इस तरह से जो शब्द होते हैं उन सभी शब्द में अड़ा और अढ़ा का प्रयोग होता है, और उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है हिंदी में। इस तरह के कई शब्द जो होते हैं अड़ा और अढ़ा से मिलकर बनते हैं। अब ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। और इससे रिलेटेड मैंने 2-4 वर्ड लिख दिए थे ताकि कोई डाउट ना रहे। अब बात करते हैं जो मेन, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, ये तीनों श, श और स। देखिए, इसको कहते हैं, ये होता है श, और इसको कहते हैं तालव्य सा, तालु का यूज किया जाता है। और ये होता है श, इसे कहते हैं मूर्धा का यूज किया जाता है, मैं मूर्धा ही लिख देती हूँ। और इसका कहते हैं स, ये दंत सा होता है, मैं सिर्फ दंत लिख देती हूँ, ठीक है। तो तालु, मूर्धा और दंत। आप क ख क वाला कंठ से होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, च वाला तालु से, फिर ट वाला मूर्धा से, फिर आगे दंत से होते हैं। तो वो अगर आपने सही से पढ़े होंगे तो आप इसमें बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इसको उच्चारित करते टाइम तालु का प्रयोग होना चाहिए, इस वाले श को उच्चारित करते टाइम मूर्धा का, और इसका उच्चारित करते टाइम दंत का। इसको बोलेंगे तब आप श बोलेंगे। ये तालु पे जो है जानी चाहिए आपकी जीभ, श। और इसको उच्चारित करते टाइम और थोड़ा अंदर मूर्धा में लगनी चाहिए आपकी जीभ, श, है ना, श, श। और ये तो दंत पे लगनी चाहिए, तो स, श, श, स। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, 3-4 बार आप बोलिएगा तो आपको इन तीनों जो है श,
श और स में अंतर समझ आ जाएगा। ये तालु तालु वाले जितने भी आप बोलते हैं ना, च छ ज झ, तो उसके हिसाब से ये तालु वाला बोला जाएगा। फिर ट ठ ड ढ बोलते हैं तो वो मूर्धा के हिसाब से ये बोला जाएगा। और दंत से जो बोलते हैं उसके हिसाब से ये सा, और ये सा बोलना सबको आता है। इसका यूज भी मोस्टली लोग इसको बोल देते हैं, इसको बोलने में दिक्कत होती है। ये स बोला जाता है, ये श बोला जाता है, लेकिन इसको और अंदर ले जाइए, श बोलिए। श स, ये तो सब यूज प्रोनाउंस कर लेते हैं या उच्चारित कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं श स, और इसको थोड़ा सा और अंदर लेके जाइए, श बोलिए। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट हिंदी वर्णमाला के क्लियर कर दिए हैं आप लोगों को, और कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। और हिंदी के स्वरों की मैंने एक गीत भी आप लोगों को जो है करके दिखाया था कल, और याद भी हो गया होगा आप लोगों को। दूसरी बात है कि आप अक्षरों को कैसे, छोटे बच्चे होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे किसी का भी, तो उसको कैसे बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल का यूज़ करके, तो वो भी मैंने कल करवा दिया था। और आज ये कुछ डाउट वाले पॉइंट्स होते हैं पूरी हिंदी वर्णमाला में, वो सारे डाउट वाले पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। कल मैं क से ज्ञ तक जो भी क्या बोलते हैं उसे, जो भी व्यंजन हैं उनको मैं आप लोगों को बताऊंगी, और गीत के माध्यम से उसे बच्चों को कैसे सिखाना है और कैसे उनको रिसाइट करवाना है, इस पर वीडियो रहेगी कल या जब भी आएगी नेक्स्ट वीडियो। बट मुझे लगा ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। मेरे माइंड में भी कंफ्यूजन रहता था इनको लेके, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में भी रहता होगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियोस और अच्छे से लाने का मन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने पिछले कई दिनों से, मैं लगभग एक मंथ से मैं केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखी हों तो आप प्लेलिस्ट में विज़िट करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और बूस्ट कर सकते हैं। वैसे तो कल मैंने आप लोगों से बोला था कि कल मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो लाया था उसमें जो है अ से लेके आहा तक जो है गीत के माध्यम से बच्चों को कैसे लर्न करवाएंगे, अ से लेके आहा तक स्वर और अयोगवाह दोनों को, वो मैंने आप लोग को बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोग देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और आज मैं जो थी क से लेके ज्ञ तक जो व्यंजन हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि कई कैंडिडेट्स को कुछ डाउट्स रह गए हैं मन में जो वर्णमाला से रिलेटेड हैं, तो मुझे लगा पहले मैं उस पर वीडियो ले आऊँ ताकि वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। इस वजह से आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि नेक्स्ट जब हम करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। मेरे कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। पहली बात तो हम, ऐसा नहीं है कि हम हिंदी के टीचर हैं इसलिए पूछी जाएगी, क्योंकि हम हिंदी के हैं नहीं स्पेशली, लेकिन हम हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और ईवीएस तीनों के हैं, और हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम जो है बच्चों को वर्णमाला का तो ज्ञान तो हमें ही देना है ना। जो भी टीजीटी या पीजीटी हिंदी लगेंगे उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप लोगों से और हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि हम पीआरटी के बच्चों को जो सिखाएंगे ना, सिखाने वाले हम ही हैं। छोटा आ बड़ा आ वर्णमाला को सिखाने की जिम्मेदारी हम पीआरटी टीचर्स की ही है। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चंस अगर वो अटकाना चाहेंगे और अगर आपके नॉलेज की डेप्थ चेक करना चाहेंगे और अगर आपको डेमो में फंसाना चाहेंगे या जो भी कह लीजिए, तो हिंदी में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहला स्टेप जो होता है, देखिए मैथ में गिनतियाँ इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती हैं, 1 से लेकर 10 तक सिखा दी फिर आगे चलता जाएगा, वहाँ पे कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इंग्लिश में भी A to Z ABCD हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको भी आप करवा देंगे तो वहाँ पे भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। बस आपको डेमो वाला ABCD वाला गाना अगर आपको आता है तो सो गुड,
और नहीं आता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर वो गाने के बारे में सीख सकते हैं और अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी कोई अटपटा सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आती है बात हिंदी की। एक तो हम ये हिंदी भाषी क्षेत्र वाले जो हिंदी की बेल्ट है, नॉर्थ वाले जो भी बच्चे हैं, तो हम लोग यूपी या आसपास के राज्यों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ से क्वेश्चंस पूरे पूरे पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए वर्णमाला की। इतनी डीप ना हो चलेगा, लेकिन जो सतही ज्ञान होता है वो तो कम से कम होना ही चाहिए कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, क्षिप्त क्या होते हैं। तो इन सब का और सबका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, सबका उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आप फिर से मैं कहूँगी कि आप प्लेलिस्ट में मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, बट मुझे लग रहा था कि कई कैंडिडेट्स को ये डाउट है तो मुझे ये वीडियो एक लेकर आना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जो है क से ज्ञ तक का भी एक गीत लेके आऊँगी और आपको वो तैयार कर लेंगे। वो अदर चीज़ है कि आप गीत नहीं सुना पाएंगे, एक बार चलेगा, लेकिन अगर वो आपसे उच्चारण स्थान या कुछ भी पूछ दें कि उच्छिप्त में अड़ा अड़ा अढ़ा में अंतर, तो या श श श में अंतर, तो वो चीज़ के लिए मैं आज वीडियो लेके आऊँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि अंग और अह क्या स्वर हैं। मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ, फिर इसके बाद मैं इस पे रिलेटेड वीडियो मुश्किल है लेके आऊँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उच्चारण स्थान पे वीडियो भले ही कभी एक लेके आऊँ, अदरवाइज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा। बट फिर भी क्या अंग और अह स्वर हैं? पहली बात तो अंग और अह को क्या कहा जाता है, तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग। यहाँ पे नीचे से इस वजह से दिक्कत हो रही है, आप इग्नोर करिएगा उसे, वहाँ नीचे लाइनिंग सी है इस वजह से यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है। अयोगवाह कहते हैं इन्हें। क्या इन्हें स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है? मेनली वैसे तो हम जब स्वर और व्यंजन छोटे क्लास में पढ़ाते हैं तो स्वर की कैटेगरी में ही इनको रख देते हैं। आहा तक की स्वर होते हैं और क से ज्ञान तक व्यंजन। लेकिन जब आप, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं, तो आप अंग और आहा स्वर नहीं होते हैं, पूरी तरीके से स्वर नहीं होते हैं। उसका लॉजिक है, उसका रीज़न है। क्या है? क्योंकि देखिए अंग ये है अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। इग्नोर करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वजह से लिखते नहीं बनता है। विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग हैं। स्वरों की मैंने परिभाषा बताई थी, तो क्या कहा था? जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके बिना कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि के प्रयोग के, जो जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता ना लेनी पड़े। लेकिन ये तो सहायता ले रहा है ना, ये अ की सहायता ये अनुस्वार भी ले रहा है और अ की सहायता विसर्ग भी ले रहा है। तो इन्हें रख दे, और फिर इन्हें व्यंजन की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते, ये भी बात है। तो ना इन्हें स्पेशली ना स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है, ना ही व्यंजन की। क्यों? अयोगवाह, इनका कोई योग नहीं है किसी से भी, ना स्वर से है ना व्यंजन से है। मतलब किसी में ये फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन हाँ व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन के साथ लिख दिया जाता है। कैसे व्यंजन की सहायता से? कैसे? जैसे आ पे ये बिंदी लगी है तो ये व्यंजन की सहायता हो गई ना, अ के साथ ही इसका अर्थ है, बिना अ के इसका अर्थ नहीं है। दूसरा अह का भी अ के साथ अर्थ है, बिना अ के लगे हुए या बिना स्वर के इसका अकेले में अर्थ नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं मैम, क पे भी तो लगता है, कंपन लिखें या कंबल लिखें तो क पे भी तो लगता है, या अन्य व्यंजनों के साथ भी। लेकिन आपने का को जब आप तोड़ेंगे ना, तो का को तोड़ने से ये क और अ और फिर इसके बाद में ये अंग, इस तरह से ये तंग बनेगा, है ना। तो मेनली क के साथ नहीं, सॉरी इसके नीचे हलंत लगा देंगे, तो ये क के साथ नहीं लगा है, ये अ के साथ लगा है। जब आप क को तोड़ेंगे, किसी भी व्यंजन में, हर एक व्यंजन में स्वर छिपा होता है, ये आप लोग को पता होगा अच्छे से। तो ये व्यंजनों की सहायता से नहीं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दोनों ही अयोगवाह। कौन कौन से? अंग और आह।
इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये स्पेशली सिर्फ स्वर नहीं होते हैं, ना ही ये व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वर के साथ ही लगते हैं। इस वजह से इनको स्वर वाली कैटेगरी में ऊपर ओ, औ, फिर अंग और अह को रख दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है अ से लेके ओ तक, औ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अंग आते ही प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होना वर्णमाला में शुरू होती है कि अंग और आह क्या है। तो वैसे आपसे पूछे स्वर कितने हैं तो आप 11 बोलेंगे, लेकिन 2 और ये अयोगवाह हैं, तो कुल मिला के 13। अयोगवाह को प्योर स्वर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अकेले इनका जो है महत्व नहीं होता, या अकेले ये नहीं बोले जा सकते। किसी भी अक्षर पे चंचल लिखा है तो च में भी च और अ है, फिर अंग की बिंदी लगने से वो चन हुआ है। आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छे से, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब आगे चलते हैं, पहले इस वाले पे, क्योंकि क वाली लाइन में जो कंठ से जिसका उच्चारण होता है, क वाली पूरी पांचों अक्षर, उसमें जो पंचमाक्षर होता है क ख ग घ अंगा, इसे क्या बोलेंगे आप? अंगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, इसे अड़ा बोलें, इसे अड़ा बोलें, इसे अड़ा बोलें। जब बिंदी यहाँ पे लगी होगी तो इसे अंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंगा। ठीक है। क वाली कंठ का उच्चारण, मैंने उच्चारण स्थान कैसे ट्रिक से याद करेंगे ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ का उच्चारण स्थान याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, जो परमानेंट याद रहेगा आपको। उसके बाद ये हो गया पंचमाक्षर। क ख ग घ में दिक्कत नहीं होती है। मेनली पूछ सकते हैं कि भैया इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, इंटरव्यूअर पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। मुझे भी होती थी, आपको भी होती होगी। तो इसे क्या कहते हैं? अंगा। और इसे क्या कहते हैं? इया। इया। इसे क्या कहते हैं? इया। और ये किस वाली लाइन में आता है? दूसरी लाइन में। क ख ग घ अंगा। फिर उसके बाद क्या चलेगा? च छ जा झा इया। च छ जा झा इया। पंचमाक्षर ये है इया। और फिर इसे क्या कहेंगे? टा ठा डा ढा अड़ा। ये अड़ा है। ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में डाउट होता है। तो ये अंगा है, ये इया है। तो ये क से लेके अड़ा तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। लेकिन फिर एक बात आ जाती है कि ये क्या है, ये क्या, इन सबको कैसे उच्चारित किया जाता है और ये हैं क्या। देखिए, ये तो ड है और ये ढ है। ड टा ठ डा ढा, इया वाली लाइन में टा भी आता है और ठ भी आता है। ठीक है। ये तो, अरे सॉरी, ये ड और ढ, ये ड है, ये आप कर लेते होगे, ये ढ है, ये भी कर लेते हो। अब ये क्या है? मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि ये जो है इया है। ये क्या है? सॉरी, ये अंगा है। ये अभी अभी मैंने ये बताया, ये अंगा है, ये दोनों सेम है। और ये ड के टाइप से 3 लेटर बनते हैं। हिंदी में 3 अक्षर होते हैं जो ड पे ही बनते हैं, लेकिन बिंदी अलग अलग लगने से या बिंदी ना लगने की वजह से वो अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे ये ड है, अगर ये बिंदी यहाँ पे लगी है तो उसे आप क्या बोलेंगे? अंगा। और अगर बिंदी यहाँ पे लगी है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? अड़ा। अड़ा। आपने बहुत से ऐसे ये दोनों उच्छिप्त क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। और बिंदी नीचे लगी होती है जिनके, उन्हें अगर ड पे नीचे बिंदी लगा दें तो अड़ा बन जाता है, और अगर ढ पे नीचे बिंदी लगा दें तो अढ़ा बन जाता है। उससे रिलेटेड मैंने 2-4 वर्ड हर एक से लिख दिए। ये चीज़ें मैंने पहले से इसलिए लिखती थी ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट माइंड से स्किप ना हो जाए, प्लस वर्णमाला का सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। जो जो डाउट वाले पॉइंट्स होते हैं पूरी वर्णमाला में, उन सबको मैंने ले लिया है ताकि एक वीडियो में ये सारे कवर हो जाएं। देखिए, ये अड़ा है और ये अढ़ा है। जैसे पहाड़, फिर ये पेड़, तो ये अड़ा है। लड़का, तो ये सारे ये जो हैं ये अड़ा हैं। और लड़की, तो इस तरह से और भी वर्ड होते हैं, और भी शब्द आप शब्द बोलिएगा जब आप, क्योंकि इंग्लिश का कोशिश करिएगा कि इंग्लिश के जो लेटर हैं वो ना या जो वर्ड हैं वो ना यूज़ हो हिंदी पढ़ाते टाइम। आप जब इंटरव्यू में होइएगा, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद ये अढ़ा है। अगर ड में बिंदी नीचे लग जाए तो अड़ा बन जाता है, और ढ में बिंदी लग जाए तो अढ़ा बन जाता है। जैसे कढ़ाई, पढ़ाई, बाढ़, है ना, पढ़ाई, सीढ़ी,
चढ़ाई और इसी तरह से कढ़ाई, इस तरह से जो शब्द होते हैं उन सभी शब्द में अड़ा और ढ़ का प्रयोग होता है और उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है हिंदी में। इस तरह के कई शब्द जो होते हैं अड़ा और ढ़ से मिलकर बनते हैं। अब ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया और इससे रिलेटेड मैंने 2-4 वर्ड लिख दिए थे ताकि कोई डाउट ना रहे। अब बात करते हैं जो मेन, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, ये तीनों श, श और स। देखिए इसको कहते हैं, ये होता है श और इसको कहते हैं तालव्य सा, तालु का यूज किया जाता है। और ये होता है श, इसे कहते हैं मूर्धा का यूज किया जाता है, मैं मूर्धा ही लिख देती हूँ। और इसका कहते हैं स, ये दंत सा होता है, मैं सिर्फ दंत लिख देती हूँ, ठीक है। तो तालु, मूर्धा और दंत, आप क ख क वाला कंठ से होता है, फिर उसके बाद क्या होता है च वाला तालु से, फिर ट वाला मूर्धा से, फिर आगे दंत से होते हैं। तो वो अगर आपने सही से पढ़े होंगे तो आप इसमें बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इसको उच्चारित करते टाइम तालु का प्रयोग होना चाहिए, इस वाले श को उच्चारित करते टाइम मूर्धा का, और इसका उच्चारित करते टाइम दंत का। इसको बोलेंगे तब आप श बोलेंगे। ये तालु पे जो है जानी चाहिए आपकी जीभ, श। और इसको उच्चारित करते टाइम और थोड़ा अंदर मूर्धा में लगनी चाहिए आपकी जीभ, श, है ना, श, श। और ये तो दंत पे लगनी चाहिए, तो स, श, श, स। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, 3-4 बार आप बोलिएगा तो आपको इन तीनों जो है श, श और स में अंतर समझ आ जाएगा। ये तालु वाले जितने भी आप बोलते हैं ना, च, छ, ज, झ, तो उसके हिसाब से ये तालु वाला बोला जाएगा। फिर ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं तो वो मूर्धा के हिसाब से ये बोला जाएगा। और दंत से जो बोलते हैं उसके हिसाब से ये सा, और ये सा बोलना सबको आता है, इसका यूज भी मोस्टली लोग इसको बोल देते हैं, इसको बोलने में दिक्कत होती है। ये स बोला जाता है, ये श बोला जाता है, लेकिन इसको और अंदर ले जाइए, श बोलिए, श, स। ये तो सब यूज प्रोनाउंस कर लेते हैं या उच्चारित कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं श, स, और इसको थोड़ा सा और अंदर लेके जाइए, श बोलिए। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट हिंदी वर्णमाला के क्लियर कर दिए हैं आप लोगों को, और कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। और हिंदी के स्वरों की मैंने एक गीत भी आप लोगों को जो है करके दिखाया था कल, और याद भी हो गया होगा आप लोगों को। दूसरी बात है कि आप अक्षरों को कैसे, छोटे बच्चे होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे किसी का भी, तो उसको कैसे बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल का यूज़ करके, तो वो भी मैंने कल करवा दिया था। और आज ये कुछ डाउट वाले पॉइंट्स होते हैं पूरी हिंदी वर्णमाला में, वो सारे डाउट वाले पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। कल मैं क से ज्ञ तक जो भी क्या बोलते हैं उसे, जो भी व्यंजन हैं उनको मैं आप लोगों को बताऊंगी, और गीत के माध्यम से उसे बच्चों को कैसे सिखाना है और कैसे उनको रिसाइट करवाना है, इस पर वीडियो रहेगी कल या जब भी आएगी नेक्स्ट वीडियो। बट मुझे लगा ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। मेरे माइंड में भी कंफ्यूजन रहता था इनको लेके, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में भी रहता होगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियोज़ और अच्छे से लाने का मन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।